बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत पूंजी बाजार पर चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने मुद्रा बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए, मुद्रा बाजार एक व्यवसाय की अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करता है और जो बचतकर्ता होता है वह भी इसमें अल्पकाल के लिए निवेश कर सकता है। जबकि पूंजी बाजार जो होता है वह व्यवसाय की दीर्घकालीन जो वित्त की आवश्यकता होती है उसे पूरा करने का कार्य करता है और जो बचतकर्ता होता है वह भी दीर्घकाल के लिए अपना धन इसमें निवेश करता है। जो व्यवसायी है यह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है। देखिए, कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं होगा जो अल्पकाल में बहुत अधिक लाभ दे दे। उसे दीर्घकाल तक चलना होता है, यानी उसे लंबे समय अवधि के लिए अपनी पूंजी का निवेश उसमें करना होता है और सभी व्यवसायियों के पास इतनी पूंजी हो कि वे अपने व्यवसाय में लगा सके, यह आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी पूंजी बाजार की ओर अग्रसर होता है। वह पूंजी बाजार से धन एकत्र करता है और पूंजी बाजार में जो धन उसे प्राप्त होता है वह दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाले होते हैं। दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि इनकी होती है। ये कौन कौन से प्रपत्र हैं? देखिए, यहां पर वह ऋण ले सकता है, ऋणों के माध्यम से चल सकता है, ऋण पत्र निर्गमित कर सकता है, वह अंशों का निर्गमन कर सकता है, समता अंशों का निर्गमन कर सकता है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकता है, वह बॉन्ड्स के द्वारा धन एकत्र कर सकता है, वह सार्वजनिक जमा के माध्यम से भी धन एकत्र कर सकता है। इनके माध्यम से वह पूंजी बाजार से अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। देखिए, एक बचतकर्ता है। ये बचतकर्ता अपने धन का निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिए करना चाहता है। यह अपना धन का निवेश जो है वह दीर्घकाल के लिए करना चाहता है और अच्छी मात्रा में लाभ प्राप्त करना चाहता है। वहीं जो पूंजी बाजार होता है, जो ये पूंजी बाजार है, यह एक व्यवसायी को, एक जो व्यवसायी है या यूं कह लें एक जो कंपनी है, उसे निवेश करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यह क्या है? दीर्घ अवधि के लिए व्यवसायी को, कंपनी को धन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। साथ ही साथ व्यवसायी इसके बदले में डिविडेंड देता है और ऋण पत्रों पर ब्याज अदा करता है। पूंजी बाजार से यह निवेशक तक यानी बचतकर्ता तक पहुंचता है, जिसने अपना धन बचत जो की थी उसको निवेश किया था, जिसको दीर्घकाल के लिए लगाया था पूंजी बाजार में। देखिए, यहां पर यह क्रम निरंतर चलता रहता है और यह दीर्घकाल तक के लिए चलता है। लंबी अवधि के लिए पूंजी बाजार से जो व्यवसायी होता है, कंपनी होता है, उसको धन प्राप्त हो जाता है उसकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है द्वितीयक बाजार। देखिए बच्चों, आपने शेयर बाजार का नाम अवश्य सुना होगा। वहां पर क्या होता है? शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है, शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। तो वह आता है द्वितीयक बाजार के अंदर। और प्राथमिक बाजार में जो भी नई प्रतिभूतियां होती है उन्हें बेचा जाता है। जब भी कोई कंपनी कोई आईपीओ जारी करती है तो वह प्राथमिक बाजार में जारी की जाती है और जब इनका निरंतर क्रय विक्रय किया जाता है तो वह द्वितीय बाजार में होता है। तो इसके बारे में आज हम
विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार शब्द सुसाध्यता तथा सांस्थानिक व्यवस्था या प्रबंध को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से दीर्घकालिक निधि, ऋण एवं इक्विटी दोनों ही उगाए या वर्धित एवं निवेशित किए जा सकते हैं। देखिए, दीर्घकालिक निधि के रूप में ऋण और इक्विटी के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से ये दोनों ही उगाए जा सकते हैं, एकत्र किए जा सकते हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है और इनमें निवेश किया जा सकता है। ये सब दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है। वस्तुओं को उनके सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में परिवर्तित कर देश के विकास एवं वृद्धि हेतु लगाया जाता है। और जो एक बचतकर्ता की बचत होती है, उसका सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में लेकर इस माध्यम से देश के विकास में और वृद्धि के अंदर सहयोग किया जाता है निवेशकों द्वारा। पूंजी बाजार के अंतर्गत विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार समाहित होते हैं। देखिए, पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? विकास बैंक आ जाते हैं, साथ ही साथ वाणिज्यिक बैंक आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार आते हैं, जहां पर कि शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पर आईपीओ जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन एकत्र किया जाता है वाणिज्यिक बैंकों और विकास बैंकों के माध्यम से। साथ ही साथ इनके माध्यम से बॉन्ड भी खरीदे व बेचे जाते हैं। एक आदर्श पूंजी बाजार वह है जहां उचित लागत मूल्य पर वित्त उपलब्ध होता है, यानी कम लागत हो और उस पर अधिक से अधिक वित्त प्राप्त हो जाए एक व्यवसायी को, एक कंपनी को, तो यह पूंजी बाजार के माध्यम से ही संभव होता है। और यह एक आदर्श स्थिति मानी जाती है जहां पर व्यवसायी को बहुत अधिक मात्रा में धन अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त हो जाता है और वह भी कम लागत पर। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक बेहतर कार्यशील पूंजी बाजार की विद्यमानता या उपस्थिति के द्वारा सुसाध्य होती है। और जो आर्थिक विकास है वह एक बेहतर कार्यशील पूंजी बाजार की विद्यमानता और उपस्थिति के द्वारा ही साध्य हो सकती है। इसके लिए कार्यशील पूंजी भी आवश्यक है, तो स्थिर पूंजी की भी आवश्यकता होती है, दीर्घकालीन काम में आने वाली पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जब दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं एक व्यवसायी को, तो व्यवसाय तेज गति से आगे बढ़ता है। वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त विकसित हों और यह भी बाजार की कार्यात्मकता मुक्त, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही पूंजी बाजार उन सूचनाओं को सम्मान देने में भी सक्षम होना चाहिए जो कि वह अंतरित करे, लेन देन की लागत न्यूनतम हो तथा सर्वाधिक उत्पादकतापूर्ण ढंग से पूंजी विनियोग करे। देखिए, पूंजी बाजार ऐसी सूचनाएं प्रदान करे, ऐसी सूचनाओं को सम्मान दे जिससे कि लेन देन में न्यूनतम लागत आए। जो भी लेन देन हो व्यवसायी और बचतकर्ता के बीच में पूंजी बाजार के माध्यम से, उसमें कम से कम लागत आनी चाहिए तथा सर्वाधिक उत्पादकतापूर्ण ढंग से पूंजी को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि अधिक उत्पादकता आने पर एक बचतकर्ता को अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ जो व्यवसायी है उसे भी आसानी से वित्त की प्राप्ति होती रहेगी। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है, क प्राथमिक बाजार, ख द्वितीयक बाजार। देखिए, इनके बारे में हमने देखा, प्राथमिक बाजार वह होता है जहां पर नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है, जबकि द्वितीय बाजार वह होता है जहां पर पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यहां पर नई प्रतिभूतियां और यहां पर पुरानी प्रतिभूतियां, आगे है प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जानते हैं। यहां पर नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। यह नई प्रतिभूतियों से निपटता है जो कि पहली बार निर्गमित या जारी होते हैं। ऐसी प्रतिभूतियां जो कि पहली बार निर्गमित की जा रही हैं या जारी की जा रही हैं, वो प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं। एक प्राथमिक बाजार का आवश्यक प्रकार बचतकर्ताओं से निवेश योग्य निधियों को नए उद्यम स्थापित करने की जरूरत वाले उद्यमियों या फिर जो पहली बार प्रतिभूतियों को जारी करके अपने विद्यमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है उस तक पहुंचाना है। देखिए, एक नई कंपनी अस्तित्व में आई है, वह अपने आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी कर रही है।
तो बचतकर्ताओं को उसमें निवेश करने के लिए प्राथमिक बाजार कार्य करता है। साथ ही साथ ऐसे संस्थान जो कि पहली बार अपनी प्रतिभूतियां लेकर आए हैं, यानी वो पहली बार अपनी प्रतिभूतियां जारी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्राथमिक बाजार कार्य करता है। इस बाजार के निवेशक बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा व्यक्तिगत रूप में होते हैं। इस बाजार में कौन कौन निवेश करता है? देखिए, बैंक निवेश करता है, वित्तीय संस्थान निवेश करती हैं, बीमा कंपनियां भी निवेश करती हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी निवेश किया जाता है और लोग खुद व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति भी खुद जाकर इसमें निवेश करते हैं। तो ये इसके निवेशक होते हैं, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और व्यक्ति विशेष। प्राथमिक बाजार से एक कंपनी मुद्रा धन को इक्विटी शेयरों, पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयरों, ऋण पत्रों, ऋणों तथा वस्तुओं के रूप में उगा सकती है। देखिए, कोई भी कंपनी प्राथमिक बाजार में अपना जो प्रथम निर्गमन करके नई प्रतिभूतियां जारी करके शेयरों के माध्यम से, समता अंशों के माध्यम से, पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से तथा जमा के माध्यम से, सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन एकत्र कर सकती है और इस धन का उपयोग वह नवीनीकरण के लिए कर सकती है, नई परियोजना को प्रारंभ करने के लिए कर सकती है, किसी अन्य कंपनी को खरीदने के लिए वह इस धन का उपयोग कर सकती है। इन उगाई गई निधियों को कंपनी नई परियोजनाओं को लगाने, विस्तारण, वैविध्यीकरण, विद्यमान परियोजनाओं का नवीनीकरण, विलय तथा अधिकार में लेने, खरीदने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कोई भी कंपनी नई परियोजना को लगाना चाहती है तो इस प्रकार वह नई प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। साथ ही साथ अपने कंपनी के विस्तार के लिए, विविधीकरण के लिए और विद्यमान परियोजना का नवीनीकरण करने के लिए भी वह इस प्रकार से प्रतिभूतियों के माध्यम को अपना सकती है। विलय के लिए और किसी अन्य कंपनी को खरीदने के लिए भी वह नई प्रतिभूतियां जारी कर सकती है और धन एकत्र कर सकती है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के निर्गमन की विधियां। देखिए, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के निर्गमन की कई विधियां होती है। एक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है, विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव देती है, जन सामान्य को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है, अपने प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। देखिए, जो यह विवरण पत्रिका होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, यह पूर्ण विवरण लिए हुए होता है। एक फर्म के बारे में, एक कंपनी का पूरा विवरण इसके अंतर्गत दिया होता है। आप किसी विद्यालय के अंदर जब अपने बच्चे का प्रवेश कराने जाते हैं या अपने भाई बहन का प्रवेश करवाने के लिए आप जाते हैं तो आप वहां देखते होंगे कि वो एक आपको अपनी विद्यालय का प्रोस्पेक्टस देते हैं। उसके अंदर विद्यालय की संपूर्ण जानकारी होती है और अंत में एक आवेदन पत्र होता है। इसी प्रकार जो ये कंपनियां विवरण पत्रिका जारी करती हैं, इसमें कंपनी का पूरा विवरण दिया हुआ होता है। कंपनी की स्थापना कब की गई थी, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे और इसका लक्ष्य क्या है, यह किस कार्य को करेगी, किस में इसका निवेश किया जाएगा, इसमें जो धन निवेश किया जाएगा उस किस कार्य में लिया जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी होती है। किस प्रकार लाभांश दिया जाएगा, किस प्रकार ब्याज का भुगतान किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत होती है। साथ ही साथ इसके अंत में फॉर्म भी लगा होता है, एक आवेदन पत्र भी लगा होता है जिसे भरकर कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निधि उगाने की एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। सार्वजनिक कंपनियां इस माध्यम से निधि उगाने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत विवरण पत्रिका जारी करने के माध्यम से जनता से अंशदान आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार विवरण पत्रिका जारी करके जनता से धन आमंत्रित किया जाता है, वे अपना धन इसमें निवेश करें, इसके लिए उन्हें आमंत्रण दिया जाता है, इसके लिए विज्ञापन किया जाता है, इसके लिए पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। एक विवरण पत्रिका पूंजी उगाहने के लिए निवेशकों से
प्रत्यक्ष अपील करती है, जिसके लिए अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यह सीधे निवेशकों से अपील की जाती है इसके माध्यम से कि आप अपनी पूंजी इस कंपनी में लगा सकते हैं। विवरण पत्रिका की विषय वस्तु कंपनी अधिनियम तथा सेबी के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए, विवरण पत्रिका में कौन कौन सी बातें दी जाती है, ये सब बातें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये बताई गई हैं। साथ ही सेबी के जो नियम हैं उनके अनुरूप ही यह विषय वस्तु होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को छुपाना नहीं चाहिए कंपनी द्वारा। तथा सेबी की प्रकटन एवं निवेश संरक्षण मार्गदर्शियों से युक्त होना चाहिए। विक्रय के लिए प्रस्ताव। देखिए, कई बार जब कंपनियों को यह लगता है कि जनता उनकी प्रतिभूतियों में रुचि नहीं लेगी, तो वे अपनी प्रतिभूतियों को सीधे जनता को नहीं देते। जनता को आमंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिभूतियां जारी नहीं करते। वे किसी मध्यस्थ के माध्यम से अपनी प्रतिभूतियों को जारी करने का कार्य करते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियों को सीधे जनता से नहीं निर्गमित किया जाता, बल्कि निर्गमन जारीकर्ता ग्रहों या स्टॉक दलाल ब्रोकर्स जैसे माध्यकों के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। मतलब जो फर्म है वह सीधे जनता तक नहीं जाती। बीच में एक जो ब्रोकर होता है, दलाल होता है, उसे डाल दिया जाता है और वह जनता को आमंत्रित करता है, जनता से धन निवेश करवाता है। इस मामले में प्रतिभूतियों को एक कंपनी उन ब्रोकर्स को सहमति मूल्य पर खंडों में बेचती है, जो आगे इन्हें निवेशक जनता में पुनः विक्रय कर सके। और देखिए, इसमें प्रतिभूतियों को कंपनी ब्रोकर्स को देती है। खंडों में कई ब्रोकर्स होते हैं जिनको वह अपनी प्रतिभूतियां जारी करती है, जो कि फिर उसे जनता में बेचते हैं, पुनः जनता को बेचने का कार्य करते हैं। निजी नियोजन या विनियोग। देखिए, इसके अंतर्गत जो कंपनी होती है वह अपनी नई प्रतिभूतियों को वित्त संस्थानों को बेचती है और वे बाद में उसे ऊंची कीमत पर जनता को बेचकर धन एकत्र करने का कार्य करते हैं, वित्त एकत्र करने का कार्य करते हैं। और जो कंपनी होती है उनको इन वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त हो जाता है और यह सार्वजनिक निर्गमन की अपेक्षा जल्दी धन उगाने की एक विधि मानी जाती है। निजी विनियोग एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों तथा कुछ चयनित व्यक्तिगत निवेशकों को प्रतिभूतियों का आवंटन है। यह एक सार्वजनिक निर्गमन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से पूंजी उगाने में मदद करता है। इससे बहुत तेज गति से पूंजी एकत्र करने में मदद प्राप्त होती है एक कंपनी को। चौथा है अधिकार निर्गमन। देखिए, एक कंपनी अपने जो पहले के अंशधारक हैं उनको शेयर खरीदने के लिए प्रस्ताव देती है। इसके माध्यम से उन्हें विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप इस कंपनी के पुराने शेयर धारक हैं और नई प्रतिभूतियों को आप पहले खरीद लें, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। यह एक विशेषाधिकार है जो विद्यमान शेयर धारकों को कंपनी शर्तों एवं नियमों के अनुसार नए निर्गमों को पूर्व क्रय करने का अवसर देता है। कंपनी जो पुराने शेयर धारक हैं उनको पहले खरीदने का अवसर प्रदान करती है कि आप इसको खरीद सकते हैं। शेयर धारकों को पहले से कब्जे वाले शेयरों के अनुपात में नए शेयरों को खरीदने का अधिकार प्रस्तावित किया जाता है और इसके अंतर्गत जो पुराने शेयर धारक हैं उनको उनके पास जो पहले से शेयर पड़े हुए हैं उनकी संख्या के अनुपात में ही नए शेयर खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है, उन्हें प्रस्तावित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन EIPO। देखिए, यह ऑनलाइन प्रणाली से संबंधित है। आजकल जो IPO जारी किए जाते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाने लगे हैं सेबी की गाइडलाइन के अनुसार। एक कंपनी जब शेयर बाजार की ऑनलाइन प्रणाली सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक पूंजी निर्गम प्रस्तावित करती है तो उसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध में प्रविष्ट होना पड़ता है और उसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध करना पड़ता है जिसके माध्यम से ही वह EIPO जारी कर सकती है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सेबी में पंजीकृत दलालों ब्रोकर्स को आवेदन स्वीकारने तथा आदेश नियोजन हेतु नियुक्त करना पड़ता है। देखिए, EIPO जो कंपनियां जारी करती है उसे सेबी की गाइडलाइन के अनुसार सेबी में जो पंजीकृत दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, उन्हें ही
इन नई प्रतिभूतियों को खरीदने, स्वीकारने और बेचने के लिए पाबंद करना होता है, नियुक्त करना होता है। निर्गमक जारीकर्ता कंपनी किसी भी एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सूचीबद्धता हेतु आवेदन कर सकती है, और जो कंपनी है वह किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सूचीबद्ध कर सकती है, जो कि उस एक्सचेंज से भिन्न हो सकता है जिसके माध्यम से उसने अपनी प्रतिभूतियां प्रस्तावित की थी। जरूरी नहीं कि जहां उसने अपनी प्रतिभूतियां प्रस्तावित की है वहीं पर वह सूचीबद्ध कराए, वह किसी भी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में उसे सूचीबद्ध करा सकती है। द्वितीयक बाजार। अब आता है द्वितीयक बाजार। देखिए, इसे हम शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं, जहां पर अंशों का, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। द्वितीयक बाजार को स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार या शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों के लिए क्रय एवं विक्रय का बाजार है। देखिए, यहां पर बात आई विद्यमान प्रतिभूतियों के लिए, जबकि प्राथमिक बाजार में जो नई प्रतिभूतियां थी, जो पहली बार जारी की जा रही थी, उनका विक्रय किया जाता है, और यहां पर विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। यह विद्यमान निवेशकों को विनिवेश तथा नए निवेशकों का प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है, और यहाँ पर जो वर्तमान में निवेशक हैं उनको विनिवेश करने में सहायता प्रदान करता है, उन्हें अपने शेयर बेचने, अपने जो उनके पास प्रतिभूतियां हैं उनको बेचने और नई प्रतिभूतियां खरीदने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ जब नए निवेशक आते हैं जो अपनी पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी यह सहायता प्रदान करता है। यह वर्तमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विक्रेयता उपलब्ध कराता है, और जो वर्तमान में प्रतिभूतियां हैं उनको शीघ्र तरलता में बदलने का कार्य यहां पर होता है। आसानी से उसे बेचा जा सकता है, साथ ही उसको खरीदा भी जा सकता है। इसके साथ ही यह निधियों का अधिक उत्पादक विनिवेशों में विनिवेश एवं पुनर्निवेश के माध्यम से निधियों का सारणीकृत करने आर्थिक प्रगति में हाथ बटाता है। देखिए, यह निधियों को अधिक उत्पादक कार्यों में निवेश करने के लिए निवेश करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह निधियों को पुनर्निवेश करने का कार्य भी करता है। इसके माध्यम से निधियां एक शेयर को बेचा, दूसरे शेयर को खरीदा, दूसरी कंपनी का शेयर बेचा, तीसरी कंपनी का शेयर खरीदा। इस प्रकार जो निधियां होती है वह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक प्रसारित होती रहती है, और बहुत तेज गति से यह प्रसारण होता रहता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्रतिष्ठित नियामक ढांचे के अंतर्गत खरीद फरोख्त, चुकाया या निपटाया जाता है, और जो भी ये प्रतिभूतियां होती है इसको सेबी के द्वारा जो भी नियम बने हुए हैं उसके अंतर्गत ही, जो नियामक ढांचा बना हुआ है उसके मार्गदर्शन में ही इसे खरीदा और बेचा जाता है, उसी के अनुसार इनका निपटान किया जाता है। सूचना तकनीक की प्रगति ने शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग टर्मिनलों के द्वारा देश भर में कहीं भी व्यापार के लिए पहुंच को आसान बना दिया है। देखिए, सूचना तकनीक की जब प्रगति हुई है तो इसका प्रभाव शेयर बाजार पर भी पड़ा है। शेयर बाजार के अंदर अब आप देश भर में जो इसके टर्मिनल्स फैले हुए हैं, अलग अलग जगह जो इसके टर्मिनल स्थापित किए गए हैं, उनके माध्यम से आसानी से आप शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, प्राथमिक बाजार व द्वितीयक बाजार में अंतर। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इन दोनों में अंतर करेंगे। देखिए, पहला बिंदु है प्रतिभूतियां। जो प्राथमिक बाजार है उसमें केवल नई प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है, केवल नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है, जबकि द्वितीयक बाजार में विद्यमान प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है। दूसरा है प्रतिभूतियों की कीमत। देखिए, प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं इनकी कीमत प्रबंध द्वारा तय की जाती है। कंपनी के प्रबंध के द्वारा प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित की जाती है, जबकि द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की कीमत उनकी मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है, इसके आधार पर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है। देखिए, यदि मांग जो है वह ज्यादा है और पूर्ति कम हो रही है तो कीमत बढ़ जाएगी, और यदि मांग कम है और पूर्ति बहुत ज्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में कीमत कम हो जाती है। क्रय व विक्रय,
यहाँ केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय करने का कार्य किया जाता है, जबकि द्वितीयक बाजार में यहाँ प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय दोनों होते हैं। जो निवेशक है वह क्रय भी करता है और वह विक्रय भी करता है अपनी प्रतिभूतियों का। माध्यम, यहाँ कंपनी द्वारा सीधे मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। देखिए, कंपनी सीधे भी बेच सकती है और मध्यस्थ के माध्यम से भी जनता में अपनी प्रतिभूतियों को बेच सकती है। जबकि द्वितीयक बाजार में यहाँ निवेश प्रतिभूतियों के स्वामित्व बदलते हैं, जहां पर केवल प्रतिभूतियों का स्वामित्व बदलता है। एक प्रतिभूति है, उसे आज मैंने खरीद लिया है, कल मैं उसे किसी अन्य को बेच देता हूं तो उसका स्वामित्व बदलता रहता है। तो यहां पर द्वितीय बाजार में केवल प्रतिभूतियों का स्वामित्व ही बदला जाता है। मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार में अंतर। बच्चों, हमने मुद्रा बाजार को भी देखा और पूंजी बाजार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब इनका अंतर भी देख लेते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। सहभागी, देखिए मुद्रा बाजार में कौन कौन सहभागी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, म्यूचुअल फंड आदि मुद्रा बाजार में सहभागी की भूमिका अदा करते हैं। इनके द्वारा ही जो विभिन्न प्रपत्र हैं वे जारी किए जाते हैं। पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक तथा व्यक्ति निवेशक होते हैं। ये सभी इसके सहभागी होते हैं, जो कि नई प्रतिभूतियों और पुरानी प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं। मुख्य प्रपत्र, देखिए मुद्रा बाजार के जो मुख्य प्रपत्र हैं वे हैं ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, शीघ्रावधि द्रव्य, बचत प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल इत्यादि। जबकि पूंजी बाजार के अंदर समता अंश, बॉन्ड, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश इत्यादि मुख्य प्रपत्र होते हैं। निवेश राशि, जो मुद्रा बाजार है इसमें लेन देन हेतु बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी मात्रा में राशि का लेन देन यहाँ किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार में निवेश हेतु बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती। आप थोड़ी सी राशि को भी निवेश कर सकते हैं पूंजी बाजार में। परिपक्वता अवधि, देखिए मुद्रा बाजार की जो परिपक्वता अवधि होती है वह अल्प अवधि की होती है, यानी 1 वर्ष से कम अवधि की होती है। अल्प अवधि वाले कोषों में व्यवहार किया जाता है 1 वर्ष से कम अवधि। ठीक है बच्चों। जबकि पूंजी बाजार में मध्य व दीर्घ अवधि के लिए ही पूंजी को निवेशित किया जाता है, जो 1 वर्ष से अधिक अवधि की होती है। मध्य तथा दीर्घ अवधि के कोषों में व्यवहार किया जाता है 1 वर्ष से अधिक, यह दीर्घ काल तक लगी होती है। तरलता, मुद्रा बाजार पूंजी बाजार के मुकाबले अधिक तरलता होती है। जो मुद्रा बाजार होती है इसमें पूंजी बाजार के मुकाबले बहुत अधिक तरलता पाई जाती है। पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार के मुकाबले कम तरलता होती है। संभावित प्रतिफल, देखिए मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार के मुकाबले कम आय होती है। मुद्रा बाजार में सीमित आय होती है। यहाँ पर बट्टे पर प्रपत्र जारी किया जाता है और अंकित मूल्य पर भुगतान किया जाता है, तो उनके बीच का जो अंतर है वही आय होती है। तो यहाँ पर जो पूंजी बाजार है उसके मुकाबले कम आय प्राप्त होती है, जबकि पूंजी बाजार में अधिक आय प्राप्त होती है। जो निवेशक अपने धन को लंबे समय तक निवेश करके रखता है उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है, अधिक आय प्राप्त होती है। सुरक्षा या जोखिम, देखिए मुद्रा बाजार कम जोखिम वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर आय निश्चित होती है। आपने 1 लाख रुपए का कोई प्रपत्र खरीदा 95,000 रुपए में, जब आप उसका भुगतान प्राप्त करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। तो यानी जो ये 5,000 रुपए है यह आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, आपकी आय होगी ही, और आपकी जो आपने पैसा लगाया है वह भी सुरक्षित होता है। जबकि पूंजी बाजार अधिक जोखिम भरा होता है, यहाँ पर जोखिम अधिक होती है। आपने जो धनराशि निवेश की है वह भी हो सकता है डूब जाए, तो यह जोखिम भरा होता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पूंजी बाजार को देखा, साथ ही साथ पूंजी बाजार के 2 भागों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की।
हमने प्राथमिक बाजार को भी देखा जहां नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। हमने द्वितीय बाजार को भी देखा जहां पर पुरानी प्रतिभूतियां या विद्यमान प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के अंतर को भी जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।